नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था डिटेल सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। वर्तमान समय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में एक कंपनी आती है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से व्यापार छोड़ के प्रशासन में आ जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन होते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रारंभ हो जाता है। आजकल हम जो जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अपने गिरते हुए स्तर पे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त हो रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रशासन आ रहा है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में। पर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो रिक्वेस्ट है। सबसे पहले, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो सेशन में कमेंट करिएगा अपने मन मुताबिक जो भी आपकी इच्छा हो। सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पर नए आए थे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले रिवीजन के लिए देखिए, मेरा आपसे सीधा सा केवल एक छोटी सी बात कहना है, छोटी फिल्म की तरह, कि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस क्लास में क्या क्या पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लिया करिए। आपने एक नोटबुक बनाई होगी, नहीं बनाई है तो आपके पास नोट्स होंगे। नोट्स या नोटबुक को एक बार सबसे पहले रिवाइज कर लिया करें। रिवाइज करने से ये रहता है कि आपके माइंड में डाटा आ जाता है कि अभी तक क्या क्या किया था। सबसे पहले देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को 2 पॉइंट्स में याद रखो, बहुत छोटे, अभी तक 4-5 पॉइंट्स बोलते हैं, तब 2 पॉइंट्स में याद रखो। सबसे पहले क्या, गवर्नर का, जो बंगाल का गवर्नर था, सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी के हेड जो यहाँ पे गवर्नर होते थे उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी में बहुत सारे अराजक तत्व विद्यमान थे, इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निजी व्यापार को बंद कर दिया गया। देख लीजिएगा ध्यान से, क्या है, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 4 सदस्यों की कार्यकारी समिति आती। मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना। इस सुप्रीम कोर्ट में क्या था, एलिजा पे पहले थे और चीफ जज, एक चीफ जज तथा 3 अदर जज की स्थापना की गई। इस तरह का इसका कोरम था। इसके बाद चर्चा करते इसकी कमियां क्या थी। इसकी सबसे पहले कमी थी कि जो गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, परंतु बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मध्य विषयों का स्पष्ट स्थानांतरण नहीं था। कुछ पर गवर्नर जनरल रूल्स बना देते, कुछ पर गवर्नर बता देते, मतलब कुछ में केंद्र सरकार रूल बना रही थी, कुछ में राज्यों में भी रूल बन रहे थे। और इस रूल को लेकर लगातार मतभेद उत्पन्न हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट जो थी, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर में बड़ा असमंजस था। सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के निर्णय भी अंग्रेजों की तरह सुनाती थी। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना, कंपनी के बीच भ्रष्टाचार को रोकने में असफल थे। वीटो पावर लाई गई गवर्नर जनरल के पास, साथ में परिषद पे कोई नियंत्रण नहीं था। ये पॉइंट्स किए गए। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बड़ा प्रारंभ सा किया गया। सबसे पहले क्या है, कंपनी में जो लोक सेवक हैं उनकी आधिकारिक क्षमता में थोड़ी छूट दी गई। मतलब आपको भ्रष्टाचार करना है, पर आप थोड़ा भ्रष्टाचार कंपनी के मुताबिक कर लीजिए। उसके बाद आप, अब क्या था, लोगों पे लिमिटेशन लगाई गई। पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, भौगोलिक क्षेत्राधिकार को सिर्फ कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। राजस्व कलेक्टर, कंपनी अदालतों और न्यायिक अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से छूट दी गई। अब गवर्नर जनरल अपने निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हो गए, सुप्रीम कोर्ट अपना अलग डिसीजंस लेगा। राजस्व मामले और राजस्व संग्रह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को बाहर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के लिए न्यायपालिका को ज्यादा प्रभावी बनाया गया। ठीक, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी निर्णय दिया गया था कि जब वो भारतीयों के निर्णय दे तो भारतीयों की आस्था श्रद्धा पर भी ध्यान दे। अगर आप हिंदुओं के लिए निर्णय दे रहे हैं, मुस्लिम किसी धर्म संप्रदाय के धर्म समुदाय से संबंधित निर्णय दे रहे हैं, तो उस धर्म के बारे में भी शिक्षा ग्रहण करें, उन धर्म को भी ध्यान दें। फिर 1773 की कमियों को समाप्त करने के लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में। इसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट सीधे कहता है कंपनी की दो गतिविधियां, कंपनी को दो भागों में डिवाइड कर दो, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में। इनका काम केवल कमर्शियल ट्रेड को देखना रहेगा, इनका काम पॉलिटिकल ट्रेड को देखना रहेगा। मतलब कंपनी के दो भागों में डिवाइड कर दिए गए। कुछ लोगों का कार्य, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं, इसमें 24 लोगों की सदस्य थी और ये 24 लोग कहाँ बैठते थे, ब्रिटेन में। ये अब कंपनी के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को ध्यान देंगे और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के अलग। कॉर्पोरेट गतिविधियों और कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दोहरी प्रणाली, नियंत्रण करने की दोहरी प्रणाली लाई गई।
कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधित्व के पास रहता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो था सुप्रीम। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इसमें 6 सदस्यों की कमेटी होती थी। 6 सदस्य कौन कौन से थे? सबसे पहले एक सेक्रेटरीट था। सेक्रेटरीट मतलब ब्रिटेन में बैठा हुआ एक मंत्री होता था। 4 प्रिवी काउंसलर होते थे और एक एक्स मेंबर्स होता था। तो इस तरह से ये 6 मेंबर्स की कमेटी होती थी। मतलब कंपनी पे कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, ये भारत में व्यापार को फेल करके अब धीरे धीरे प्रशासन कर रही थी, और इसके प्रशासनिक क्षेत्र पे अधिकार धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा था। उसी हुकूमत में 1784 का एक्ट आता है। इसके बाद चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट में क्या, कंपनी को 20 सालों के लिए परमिशन दी गई। केवल क्या, 20 सालों के लिए परमिशन दी गई, और इसमें क्या, चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सब पे मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अभी क्या रहता था, मोनोपोली प्राप्त थी, तो मोनोपोली अब समाप्त हो गई। कंपनी ने जिस क्षेत्र को अभी ईस्ट इंडिया प्रोविंस बोला जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया बोला जाता था, उनको अब ब्रिटिश प्रोविंस बोलने लगे या ब्रिटिश प्रोविंस बोलने लगे। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त करके ब्रिटेन अपना प्रोविंस स्थापित कर रही थी। धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ। साथ में 1 लाख रुपए सालाना खर्च करना था भारतीय शिक्षा पे। भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने की स्कीम भी लाएगी, ताकि भारतीय भी खुश रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दबा ही रहे। अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में धीरे धीरे प्रशासन कर रही थी। 17 अब ये 20 सालों के लिए 1833 का आ जाता है। 1833 में क्या था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधान परिषद की तरह स्थापित हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक नया सदस्य आता है, जिसको हम लोग लॉ मेंबर के नाम से जानते हैं। उसका काम था कानून बनाना। अभी तक क्या था, कानून बनते यहाँ थे, परंतु पास होने के लिए ब्रिटेन जाते थे, ब्रिटेन से फिर वापस आते थे। इस वजह से समय बहुत लगता था किसी भी रूल को पारित होने में। अब इस रूल को पारित होने वाले समय को घटाने के लिए सीधा सा काम किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में एक लॉ मेंबर को जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल देश के लिए एक बजट तैयार करने के लिए तथा आईसीएस की खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। बात कही गई थी, परंतु अभी इसमें पार्टिसिपेशन भारतीय नहीं था। भारतीयों का पार्टिसिपेशन कब से प्रारंभ होता है, 1853 से प्रारंभ होता है। गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार के नाम से जानी जाएगी। ठीक, इसके बाद चर्चा करते हैं 1853 का। ठीक है, जैसा अभी तक हम लोग अध्ययन करते थे कि किसी भी पॉइंट्स को पढ़ने के लिए हम लोग मुख्य पॉइंट्स पे चर्चा करते थे, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे मोनोपोली के बारे में, कि 1853 के चार्टर एक्ट बाद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली किन क्षेत्रों में स्थापित रही, कंट्रोल के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में तथा कुछ अन्य मैटर्स। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं मोनोपोली के बारे में। अभी इससे पहले के एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि पहले क्या हुआ, 20 सालों के लिए परमिशन दी गई। फिर चाय, चीन और अफीम, चाय, अफीम और चीन के साथ केवल परमिशन दी गई। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यवस्था दी गई। इसके बाद कोई भी मोनोपोली नहीं बची। वर्तमान समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी मोनोपोली नहीं थी। जब मोनोपोली नहीं थी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, अभी तक कंपनी के देखो 2 पार्ट थे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट था, दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट क्या करते थे, कमर्शियल निर्णय का निर्धारण करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करते थे, पॉलिटिकल या सिविल निर्णय का निर्धारण करते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24। तो इन 24 सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया और अब केवल इसमें सदस्य संख्या बची थी 18। कितनी सदस्य संख्या बची थी, 18। और 18 में से भी कुछ की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। अर्थात इसमें से 18 में से जो 18 तो बचे, 18 में से 6 की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अधीन कर ली। अर्थात अब ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे प्रशासन पे अधिकार स्थापित कर रहा। अभी जिसका काम कंपनी को नियंत्रण करने का था, उसमें 24 सदस्य होते थे, तो 24 सदस्यों की संख्या को घटा के 18 कर दिया गया। और ये 18 सदस्यों में भी, इस 18 सदस्य तो कर दिए गए, 18 सदस्यों में भी 6 सदस्य जो रहेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहेंगे। अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की स्थापना हो गई। इसके लिए अब इनको क्या काम बचा, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट तो हो गया, परंतु इनको कार्य क्या दिया गया, इनको कार्य दिया गया। देखिए 1858 की क्रांति, 1853 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 1853 तक आप लोग 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले अभी तक क्या था, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ सीमित क्षेत्र थे, परंतु अब डायरेक्टरेट ऑफ जर्नी के आगे वो निषेध नियम आ गया, तथा अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे स्थापित करके बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जब बहुत सारे क्षेत्रों पे अधिकार स्थापित कर लिया तो इसके नए नए क्षेत्र आ गए, मतलब क्षेत्र में इसमें बड़ा जोर तौर से विस्तार हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने क्षेत्र को विस्तार कर रही थी। अब उसका कोई भी कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से व्यापार करना नहीं था, केवल और केवल भारतीयों पर प्रशासन करना था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का नया काम मिला कि अब ये नए प्रोविंस की स्थापना कर सकते थे। नए प्रोविंस का मतलब नए क्षेत्रों की स्थापना कर सकते थे। इसी क्रम में आगरा का क्षेत्र, झांसी का क्षेत्र, सतपुरा का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है।
शामिल करके आगरा प्रोविंस एक नई प्रोविंस बनती है। नई प्रोविंस बनती है तो दो काम और हो जाते हैं, इनके बारे में और थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिसको हम लोग कंट्रोल के अंतर्गत ही देख लेते हैं। ये चीज मैं हर बार भूल जाता हूँ करना, आप लोग मुझे याद दिला दिया अगर ऐसे भी करना, ठीक है। देखिए किया क्या गया, अभी तक क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और इन दोनों के हेड में थी बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को भी लाया गया, ठीक। और एक और प्रेसिडेंसी आ जाती है यहाँ पे, आगरा, इसको और याद रखिएगा। एक जो सबसे अच्छा काम किया गया, अभी तक क्या था, बंगाल का गवर्नर होता था, तो बंगाल के गवर्नर को चेंज करके भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, क्या भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर, भारत का क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए अभी तक क्या रहता था, अभी तक इस तरह से रहता था कि बॉम्बे का गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर होता था, तथा बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जिसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल, पद का नाम कर दिया गया था। परंतु इसके बाद चेंज किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल अलग होगा, भारत का गवर्नर जनरल अलग होगा, भारत का गवर्नर जनरल अलग होंगे, तथा ये इन चार क्षेत्रों के साथ साथ जो अन्य नए प्रोविंस बनेंगे उनके लिए केंद्रीय सत्ता के तौर पे कानून का निर्माण करेंगे। और बंगाल को अपना गवर्नर मिल गया। अब क्या है, बंगाल का गवर्नर है, मद्रास का गवर्नर है, बॉम्बे का गवर्नर है, साथ में आगरा प्रोविंस के भी गवर्नर हो गए। और ये सभी रिपोर्ट किसके करेंगे, ये सभी रिपोर्ट करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के पास। और भारत के गवर्नर जनरल को अपने कार्य करने के लिए दो कमेटी होगी। भारत के गवर्नर जनरल को अपने कार्यों को करने के लिए दो समिति, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये रिपोर्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, ठीक है, कंफर्म हो गया। इसके कार्यों थे, लेजिस्लेटिव समिति की भी स्थापना की गई। किसकी समिति की स्थापना की गई, लेजिस्लेटिव समिति की स्थापना, जिसमें 6 सदस्य थे। कंट्रोल करने के लिए क्या, 6 सदस्यों की एक नई लेजिस्लेटिव समिति की स्थापना की गई। 6 सदस्यों की लेजिस्लेटिव समिति की स्थापना की गई। इस लेजिस्लेटिव समिति में कौन कौन से थे, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या थे, सबसे पहले तो एक चीफ जज होते थे। ये चीफ जज कहाँ थे, सुप्रीम कोर्ट के। इस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट थी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जज, दो नहीं है, पॉइंट नंबर 2 है, पर एक ही होते थे, गणना एक होते थे, ठीक है। एक अदर नॉर्मल जज होते थे, एक अदर नॉर्मल जज होते थे, और 4 प्रोविंस के क्षेत्र होते थे। 4 प्रोविंस क्षेत्रों के लोकल गवर्नेंस बॉडी में कौन से थे, जैसे बंगाल के थे, बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा, ये सभी मिलके एक लेजिस्लेटिव समिति की स्थापना करते थे। 6 सदस्यों की एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, जिसका कार्य था केंद्रीय सत्ता पे कानूनों का स्थापना करना। और ये रिपोर्ट किसको करते थे, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल इनकी मदद से अपने लिए कानून बनाती थी। इसमें कौन कौन से थे, एक चीफ जज थे, एक अदर जज थे, और 4 प्रोविंस थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा। अब इन सभी को प्रोविंस की स्थापना दी गई थी। अर्थात इस तरह से एक मिनी पार्लियामेंट की उत्पत्ति हुई। क्या हुई, एक मिनी पार्लियामेंट की उत्पत्ति हो गई। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, मिनी पार्लियामेंट सबसे पहले कब देखने को मिला। मिनी पार्लियामेंट सबसे पहले 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिला। किस तरह से इसमें 6 सदस्यों की लेजिस्लेटिव समिति बनाई गई। और ये 6 सदस्यों की लेजिस्लेटिव समिति में क्या था, एक चीफ जज थे, एक अदर जज थे, और 4 प्रांतीय राज्यों के लोकल गवर्निंग बॉडी के सदस्य होते थे, ठीक। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कंफर्म हो गया, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल अलग कर दिया गया, और 3 मद्रास, बंगाल, और मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और आगरा के गवर्नर अलग हो गए। और ये सभी रिपोर्ट किसको करेंगे, गवर्नर जनरल को। एक नए सीओडी का स्थापना किया गया, जिनका कार्य था कि कंपनी के लिए नए प्रोविंस की स्थापना करना। चर्चा करते हैं रेवेन्यू के मामले में। देखिए रेवेन्यू का केवल एकमात्र सोर्स बचा था कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये सिविल माध्यम से करों का ग्रहण करती थी, केवल टैक्स ही ले पाती थी, कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं था, सिविल माध्यम से ही कर लेगी। साथ में अब भारतीय शिक्षा पे भी यही अपना धन खर्च कर रहे थे, भारतीय शिक्षा पे भी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को उत्तीर्ण कर रहे थे। और इसके बाद क्या होता है, अदर्स मामले में एक पॉइंट से याद रखिए, गवर्नर जनरल अलग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गवर्नर इस पॉइंट्स को याद रखिए। अदर पॉइंट्स में एक बहुत अच्छी चीज याद रखना है कि सिविल सर्वेंट हेतु, भारतीयों के सिविल सर्वेंट हेतु या सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। किसका, खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने लगा। और इस खुली प्रतियोगिता में भाग किसने लिया, भारतीयों ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया, भारतीयों ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सन 1858 की क्रांति, सन 1800, इसके बाद क्या होता है, ये रूल्स तो बन जाता है। इस रूल में कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं था। एंडिंग डेट्स का मतलब क्या था, देखिए एक बार आप पढ़ लीजिए क्या है।
गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी सदस्य कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों के लिए क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पहले 24 सदस्य थे, अब इनकी संख्या सदस्य संख्या कितनी हो गई भाई, इनकी सदस्य संख्या 18 हो गई। इस 18 में भी 6 सदस्य कौन से होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के होंगे। कार्यकारी सदस्यों के लिए क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जैसे पहले होते थे वैसे ही निर्णय लिया जाता था। इसमें केंद्रीय विधानसभा की परिषद की सदस्य संख्या 6 नए सदस्यों, जिन्हें विधान परिषद कहा जाने लगा। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा। सिविल सेवा के लिए क्या, खुली प्रतियोगिता का। कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय सिविल सेवा का विकास किया गया एवं भारतीयों के लिए खुला स्थान दे दिया गया। निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 से हटा के 18 कर दी गई। सभी विधायी प्रस्तावकों के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन था कि सन 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद जो भारतीय सत्ता थी, भारतीय जनता थी, ये लगातार इनके उत्साहित नेचर से तंग आ चुकी थी। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट भी हो रही, खुली प्रतियोगिता भी हो रही थी, सैनिक कार्रवाई भी, सब के सब लगातार भारतीय इनसे रुष्ट थे, जिस वजह से एक 1857 की क्रांति हो जाती। इस 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आती है, आप भारतीयों को अधिकार देने पड़ेंगे तथा भारतीयों को इस तरह से नहीं रख सकते। इसके क्रम में फिर 1858 का एक्ट आता, वो हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और सेशन को यहीं तक रखते हैं। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।